हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। और विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत सारे वैसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। तो यदि आप लोग पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज का यह जो क्लास है यह 5वां क्लास है, यानी कि विद्युत धारा चैप्टर का यह 5वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम आपको इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, ओम का नियम बताएंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है ओम का नियम। तो हम आपको बहुत ही बारीकी से सरल भाषा में ओम का नियम बताएंगे ताकि आपको ओम के नियम के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग ओम का नियम शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जितने सारे भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको सरल भाषा में करके बता दिए हैं। तो आज हम लोग ओम का नियम से ही शुरू करेंगे। तो चलिए, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, हम लोग ओम का नियम शुरू करेंगे। तो बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, काफी आसान है, बस आप लोग की समझने की जरूरत है। तो चलिए, ओम का नियम क्या होता है इसे परिभाषित करें और इसे सत्यापित करके भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। चलिए, अब हम लोग इसको समझते हैं। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को, विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा को I बोलते हैं और विभवांतर कहने का मतलब कि V हो गया। ठीक है, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं और विभवांतर यानी कि वोल्ट को V से सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि V और I के बीच जो संबंध बतला रहा है उसी नियम को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, अचर ताप कहने का मतलब हुआ कि ताप फिक्स होना चाहिए, यानी कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस ताप है तो 37 डिग्री ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 38 हो जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए या फिर घट जाए, 36 हो जाए, 32 हो जाए, इस प्रकार से घट या बढ़ सकता है। तो अचर उसको नहीं बोलते हैं। अचर कहने का मतलब हो गया कि ताप एकदम फिक्स होना चाहिए। और अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले ही हम लोग देख लिए कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध बताता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बता रहा है, लेकिन विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। तो समानुपाती के बदले में हम लोग वैरिज का साइन लगाते हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, तो विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? I बोलते हैं, और विभवांतर को क्या बोलते हैं? तो V बोलते हैं। इसका मतलब कि I और V का सीधा समानुपाती है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं V वैरिज I। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? V वैरिज I लिखते हैं। और जब यहां से हम लोग वैरिज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR हो जाएगा। और वैरिज के बदले में क्या आ गया? यह R आ गया, जो कि एक नियतांक है। तो ओम का नियम यही कहता है कि V बराबर IR, यानी कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। जहां पर भी आप लोग फिजिक्स में समानुपाती देखेंगे ना, वहां पर सीधे आप लोग वैरिज लगा देंगे। और जहां पर आप लोग व्युत्क्रमानुपाती देखेंगे वहां पर वैरिज लगा करके वो 1 बटा हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? R से सूचित करते हैं, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, विभवांतर को V से सूचित करते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि विभवांतर का व्युत्क्रमानुपाती है तो वैरिज 1 बटा V हो जाएगा। जो भी चीज का व्युत्क्रमानुपाती होगा उसको नीचे 1 बटा में लिख देंगे, और समानुपाती होगा उसको बटा में न लिख करके वैरिज के बाद सीधे उसको लिख देंगे। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब कि ओम का नियम बस हमारा यही कहता है, अब आप लोग सिंपल भाषा में समझ जाइए। ओम का नियम यही कहता है कि अगर हम लोग कोई चालक पदार्थ में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे आप लोग इस भाषा में समझिए कि आप लोग के घर में बिजली आती है,
कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि वोल्टेज डिम हो गया जिसके वजह से लाइन कम है, यानी कि लाइट कम दे रहा है, जो बल्ब है वह लाइट कम दे रहा है। किसके कारण से? तो वोल्टेज कम हो गया उसके कारण से। और यदि फिर से वोल्टेज बढ़ता है तो आप लोग बोलते हैं कि फिर से बिजली का जो बल्ब है वह तेज जलने लगा क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर विद्युत धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का मान भी घटेगा। बस इसी को हम लोग ओम का नियम बोलते हैं। इसको लिखना किस प्रकार से है आप लोग यहां पर समझ गए कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, अचर मतलब क्या हम आपको बताए, अचर मतलब फिक्स होता है, यानी कि फिक्स ताप पर, लेकिन आपको फिक्स नहीं लिखना है बल्कि यहां पर अचर लिखना है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए बस आपको परिभाषा को ही समझना है। क्या कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली धारा, धारा कहने का मतलब कि विद्युत धारा हो गया, तो विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, उसके चालक के सिरों के विभवांतर का यानी कि भी का, तो भी वेरिज आई हो गया और इससे वेरिज के बदले में भी बराबर आई आर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है। और भी बराबर आई आर फॉर्मूला पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफी आसान होते हैं। बस आपको इस फॉर्मूला पर ही वैल्यू को रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे होता है ना कि पूछा जाता है कि इस नियम को सत्यापित करें, तो उसी प्रकार से ओम के नियम को भी हम लोग सत्यापित करेंगे। और काफी आसान सत्यापन है, बिल्कुल आसान है, आप लोग घर पर भी इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो चलिए ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, इस नियम का सत्यापन करने के लिए क्या क्या सबसे पहले जो सामान जरूरी है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको एक अमीटर का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग एक अमीटर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग वोल्टमीटर ले लेंगे। उसके बाद चालक तार ले लेंगे, कोई भी तार रहे जो कि बढ़िया रहे, चालक तार होना चाहिए, यानी कि उससे उष्मा या विद्युत आसानी से आर पार कर सके। चलिए, उसके बाद हम लोग दाब कुंजी ले लेंगे। दाब कुंजी कहने का मतलब कुछ लोग नहीं समझते होंगे। दाब कुंजी कहने का मतलब आप लोग सिंपल भाषा में स्विच समझिए, जो ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है ना, उसी को दाब कुंजी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बैटरी ले लेंगे और उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध ले लेंगे, जिससे कि जो प्रतिरोध का मान होता है उसको घटाया या बढ़ाया जाए, ठीक है। तो उसी कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील प्रतिरोध, जिससे कि धारा का मान जो है वह परिवर्तित होता है, उसको लेकर के नीचे दिए गए चित्रानुसार सजा दिया जाता है। चित्र के अनुसार, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार सजा दिया जाता है। तो किस प्रकार से सजाएंगे? देखिए, जो इस प्रकार का ग्राफ होता है ना, इसको बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैटरी लगा दिए, यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, दाब कुंजी लगा दिए। जहां पर भी लिखा हुआ है यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिए, जहां पर ए लिखा हुआ है यहाँ पर अमीटर लगा दिए, और यहाँ पर क्या लगा दिए, परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर इस प्रकार का सिंबल रहे, ठीक है, अगर इस प्रकार का सिंबल रहे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा हुआ रहे, तो इसको बैटरी समझते हैं। क्या समझते हैं? बैटरी समझते हैं। तो आज के बाद अगर इस प्रकार का सीन कहीं पर भी आपको दिखे तो इसको बैटरी कहेंगे। चलिए, उसके बाद अगर इस प्रकार का सीन रहे, अगर इस प्रकार का दो छोटी ब्रैकेट के जैसा साइन दिखे और इस प्रकार का सीन दिखे, तो इसको हम लोग दाब कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब कुंजी, कहने का मतलब कि स्विच बोलते हैं। चलिए, उसके बाद यदि भी लिख करके इसको सर्कल से घेरा हुआ रहे तो इसको वोल्टमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्टमीटर बोलते हैं। इस प्रकार का साइन रहेगा, भी लिख करके इसको सर्कल से घेरा हुआ रहेगा तो इसको वोल्टमीटर बोलेंगे। अब चलिए, यदि ए लिख करके इसको सर्कल से घेरा हुआ रहे तो इसको अमीटर बोलेंगे, जो कि आप सभी लोगों के घरों में जो मीटर लगा होता है उसी को अमीटर बोलेंगे। तो सिंबल हम आपको समझा रहे हैं कि कौन सी चीज का सिंबल कैसा होता है, इसको आप लोग समझिएगा। तो अमीटर का सिंबल इस प्रकार का होता है। अब उसके बाद यदि इस प्रकार का सिंबल रहे स्प्रिंग के जैसा, तो इसको हम लोग प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, कौन सा सामान कहां पर लगा हुआ है, यहां पर तो बैटरी लगा हुआ है, यहां पर दाब कुंजी लगा हुआ है, यहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहां पर अमीटर लगा हुआ है और यहां पर प्रतिरोध लगा हुआ है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, ये वोल्टमीटर को हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं और अमीटर को हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं।
क्यों नहीं लगा सकते हैं, बस आप लोग यहाँ पर समझिए। हम आपको पढ़ाए हैं कि हमेशा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको पढ़ाए थे, आपको याद भी होगा कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम कहने का मतलब कि देख लीजिए, एक लाइन जो है वह इधर से जा रहा है और जस्ट इसी में वोल्ट मीटर को लगाया हुआ है, यानी कि यह दोनों रेखा आपस में समांतर है कि नहीं है, समांतर है। और इसी में वोल्ट मीटर को लगा दिया है, यानी कि यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए, यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम उसको बोलते हैं, जैसे मान लिया कि यह प्रतिरोध है, ठीक है, तो इसका अंतिम सिरा और जो दूसरा प्रतिरोध है इसका पहला सिरा अगर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में हम आपको आगे भी विस्तार रूप से बताएंगे। तो चित्र आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कुछ इसी प्रकार का चित्र बनाना है ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए। अब चलिए, इस प्रकार का जब चित्र बना लेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, यानी कि जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा और विद्युत धारा का मान अमीटर से, ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान हम लोग अमीटर से ही ज्ञात करेंगे कि कितना धारा जा रहा है, कितना धारा का खपत हो रहा है, जबकि विभवांतर का मान वोल्टमीटर से मापा जाता है। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि विद्युत धारा का मान अमीटर से मापा जाता है और विभवांतर का मान वोल्टमीटर से मापा जाता है। लेकिन यहां तक तो आप लोग समझ गए, यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विभवांतर को हम लोग वोल्टमीटर से मापेंगे और अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को माप लेंगे। अब देखिए, असली खेल अब यहां से शुरू होता है। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है, क्यों खिसकाया जाता है? वोल्टेज को हाई और वोल्टेज को डिम करने के लिए प्रतिरोध का मान घटाया जाता है और प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है, जिससे कि स्पष्ट रूप से ओम के नियम का सत्यापन हो सके। तो देख लीजिए, जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा और जब वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा का मान घट जाएगा। बस सिंपल सा ट्रिक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं। बस प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध को अगर हम लोग स्लाइड करेंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान घट जाएगा। मतलब धारा का मान घटाने और बढ़ाने के लिए ही परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड किया जाता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है, जिसे ग्राफ पर दर्शाने पर सरल रेखा सी प्राप्त होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। अगर जो धारा का मान और जो विभवांतर का मान हमें प्राप्त हो रहा है, अगर उसको ग्राफ पर हम लोग इस प्रकार से दर्शाएंगे तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? सरल रेखा प्राप्त होगा। और इसी बात से यह प्रूव हो जाता है कि ओम का नियम सही है। समझ गए आप लोग? यह ग्राफ सीधा समानुपाती के संबंध को दर्शा रहा है। तो काफी सिंपल तरीके से आप लोग ओम के नियम का सत्यापन देख लिए होंगे, जो कि काफी आसान है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको अमीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना है। और उसके बाद जब दाब कुंजी को दबाएंगे, यानी कि जब स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा और विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से माप लेंगे और विभवांतर को हम लोग वोल्टमीटर से माप लेंगे। और जब प्रतिरोध को, यानी कि जो परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इसको हम लोग यदि स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करने के बाद हम लोग अलग अलग स्थितियों में देखेंगे कि धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है। बस इसी बात से प्रूव हो जाता है कि ओम का नियम है, यानी कि V बराबर IR। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR है। कहने का मतलब यही हुआ, इस पूरे बात से आपको यही समझ में आया होगा कि यदि हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, तो विद्युत धारा और विभवांतर दोनों अलग अलग प्राप्त होगा। और यदि सिंपल तरीके से समझे तो यदि हम लोग विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा और यदि विद्युत धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर का भी मान घटेगा। देखिए, यहां पर एक चीज हम आपको बताए थे कि ताप को हमेशा अचर रखा जाता है। यहां पर ओम के नियम में हम आपको समझाए थे। यहां पर देख लीजिए कि ताप को हमेशा अचर रखा जाता है। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, तो कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि ओम के नियम में हमेशा ताप को अचर ही क्यों रखा जाता है।
तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? देखिए नीचे इसका एक अलग से हम प्रश्न ही बना दिए हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसका एक अलग प्रश्न बना करके हम आपको बताए हैं जिससे कि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहां पर एक प्रश्न है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, यानी कि ताप को फिक्स क्यों रखते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब यही होगा कि जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है और बढ़ता है। यदि ताप बढ़ाएंगे हम लोग तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, यदि ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। तो इसलिए ताप को अचर रखा जाता है, इसलिए ताप को फिक्स रखा जाता है कि प्रतिरोध का मान जो है वह प्रभावित न हो। ठीक है, तो इस बात का यही जवाब होगा, यानी कि जो यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, तो इसका जवाब यही होगा कि जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब प्रतिरोध का मान प्रभावित होगा तो विद्युत धारा का मान भी प्रभावित हो जाएगा और विभवांतर का मान भी प्रभावित हो जाएगा, जिससे हमें स्पष्ट रूप से यह प्राप्त नहीं होगा कि कितना विद्युत धारा का मान है और कितना विभवांतर का मान है, जिससे ओम का नियम कभी साबित नहीं होगा। तो इसीलिए इसी कारण से ताप को हमेशा ओम के नियम में अचर रखा जाता है। तो यदि यह वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखते हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब आपको यही बताना है कि जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएगा, जिससे पठन की जो क्रिया है यानी कि हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि जिससे पठन की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। तो एक वर्ड से एक पूरा प्रश्न बन सकता है। जो ओम के नियम में हम आपको एक वर्ड बताए थे कि इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, तो अचर ताप क्यों होता है, इससे एक पूरा प्रश्न ही बन सकता है जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए ऊपर में एक दूसरा प्रश्न छूट गया है जिसको कि बढ़ करके हम लोग आगे आपको अचर ताप वाले प्रश्न पर लेकर के आ गए थे। प्रश्न यही है कि एमीटर एवं वोल्टमीटर की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। ओम के नियम से ही संबंधित है, लेकिन अलग से कर करके यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अमीटर एवं वोल्टमीटर की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ओम का नियम तो आप लोग समझ गए और अचर ताप क्यों रहता है इसको भी आप लोग समझ गए। अब आप लोग इसको समझिए कि अमीटर एवं वोल्टमीटर की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो काफी सिंपल है। देखिए अमीटर एवं वोल्टमीटर की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एक अमीटर का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद हमको वोल्टमीटर का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद चालक तार, उसके बाद दाब कुंजी, बैटरी एवं परिवर्तनशील प्रतिरोध को नीचे दिए गए चित्रानुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग ओम के नियम में व्यवस्थित करते थे उसी प्रकार से हम लोग अमीटर को, वोल्टमीटर को, चालक तार को, दाब कुंजी को, बैटरी को और परिवर्तनशील प्रतिरोध को व्यवस्थित कर देंगे। देखिए ओम के नियम में भी कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित करते थे और यहां पर भी हम लोग इसी प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। अब क्या लिखेंगे? जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, सेम टू सेम ओम के नियम के जैसा ही इसको भी लिखेंगे, क्योंकि बस क्वेश्चन को बदल दिया गया है लेकिन इसका जवाब सेम ही होगा। देख लीजिए, जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जाहिर सी बात है, आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि जब स्विच को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा का मान प्रवाहित होने लगेगा और अमीटर से धारा का मान I1 एवं वोल्टमीटर से विभवांतर का मान V1 प्राप्त होता है। विद्युत धारा को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पर धारा का मान हम लोग I1 मान लिए हैं और विभवांतर को हम लोग वोल्ट से यानी कि इसको हम लोग V1 से प्राप्त कर रहे हैं। तो विद्युत धारा को I1 और वोल्टमीटर, तो विद्युत धारा को यहाँ पर I1 और विभवांतर को V1 से सूचित करके इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो अमीटर से धारा का मान I1 एवं वोल्टमीटर से विभवांतर का मान V1 प्राप्त होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाते हैं तो अलग अलग स्थितियों में धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है तो कभी हमको I1 प्राप्त होता है, कभी I2 प्राप्त होता है, कभी I3 प्राप्त होता है, कभी I4 प्राप्त होता है, कभी I5 प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि I2 के जगह पर कभी हमको 4 एम्पियर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कभी I3 के बदले में हमको 5 एम्पियर प्राप्त हो रहा है, कभी 6 एम्पियर प्राप्त हो रहा है, कभी 7 एम्पियर प्राप्त हो रहा है। तो 5, 6, 7, 8 न लिख करके हम लोग यहाँ पर I2, I3, I4 और I5 लिख रहे हैं कि जब धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है, जो धारा का मान क्या है, I2 है, I3 है, I4 है और I5 है। और उसी प्रकार से विभवांतर का भी मान अलग अलग प्राप्त होता है, जो कि V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। इसके जगह पर हम लोग 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट इस प्रकार से भी लिख सकते थे, लेकिन 5, 6, 7, 8 न लिख करके हम लोग यहाँ पर V2, V3, V4 और V5 लिख रहे हैं और विद्युत धारा के बदले में I2, I3, I4 और I5 लिख रहे हैं। तो जो विद्युत धारा का मान प्राप्त होता है उसको हम लोग I2, I3 से सूचित करके लिख देते हैं और जो विभवांतर का मान प्राप्त होता है उसको हम लोग V2, V3 से सूचित करके लिख देते हैं। और उसके बाद तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि क्रमशः R1, R2, R3, R4 और R5 है। जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग R से सूचित करते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि R से। इस कारण से इसका प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 और R5 प्राप्त होता है, उसको नोट कर लेते हैं। तो यहां से यहां तक बस आपको इतना ही लिखना है कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है और अमीटर से धारा का मान I1 एवं वोल्टमीटर से विभवांतर का मान V1 प्राप्त होता है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। और जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाते हैं, यानी कि जब प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं और प्रतिरोध का मान घटाते हैं, तो अलग अलग स्थितियों में धारा का मान भी हमें अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे धारा का मान I2, I3, I4, I5 प्राप्त होता है, जबकि विभवांतर का मान V2, V3, V4 और V5 प्राप्त होता है। और R बराबर V बटे I, इस सूत्र का उपयोग आप लोग जानते होंगे। जैसे V बराबर IR होता है, ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। जब R बराबर हम लोग को निकालना है इससे, तो V बटा I नहीं हो जाएगा। R जब हम लोग इधर लाएंगे तो V इधर ऊपर में चला जाएगा और I जो है वह भाग में आ जाएगा, तो R बराबर V बटे I हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि अब R बराबर VI सूत्र का उपयोग कर चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि R1, R2, R3 और R5 है। देखिए V बराबर IR जो हम आपको बता रहे हैं, V बराबर IR, यानी कि जब विभवांतर का मान निकालना रहे तो IR लिख देंगे, जब विद्युत धारा का मान निकालना रहे तो I को हम लोग इस साइड ले आएंगे, जब रेसिस्टेंस का मान निकालना रहे तो R को हम लोग इस साइड ले आएंगे। जैसे मान लिया कि रेसिस्टेंस का मान निकाला, यानी कि प्रतिरोध निकालना है, तो R बराबर V बटे I बड़े आराम से हम लोग लिख देंगे। अब V की जगह पर V का वैल्यू रख देंगे और I की जगह पर I का वैल्यू रख देंगे, तो हमको रेसिस्टेंस का मान निकल करके आ जाएगा। तो ओम का नियम यही कहता है। लेकिन इस प्रयोग को करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह देख लीजिए। सबसे पहला सावधानी कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम एवं वोल्टमीटर को समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और यह जो प्रश्न है ना, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछा भी जाता है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में। तो जिनको नहीं पता होता है वे कुछ भी मार देते हैं, और जिनको पता होता है वह हमेशा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ के मारते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए पेंचों को ठीक ढंग से कस देना चाहिए। जो पेंच होता है जिससे कि विद्युत धारा को व्यवस्थित किया जाता है, उन पेंचों को अच्छे तरीके से कस देना चाहिए। वोल्टमीटर का धनात्मक सिरा ज्यादा विभव से एवं ऋणात्मक सिरा कम विभव से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद चौथा कि जब पठन नहीं लेना है तो दाब कुंजी हटा लेना चाहिए, यानी कि जब हमें प्रयोग नहीं करना है तो दाब कुंजी यानी कि स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, दाब कुंजी को हटा लेना चाहिए। तो यही 4 सावधानी है जो कि हम लोगों को बरतनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ओम का नियम भी समझ गए होंगे, उसके अलावा ताप को अचर क्यों रखते हैं यह भी समझ गए होंगे, और उसके अलावा एमीटर एवं वोल्टमीटर की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ओम के नियम में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात को तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ओम के नियम में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा कि ताप को अचर रखना चाहिए। सबसे पहला चीज तो ताप को अचर रखना चाहिए, और उसके अलावा जो यहाँ पर हम आपको सावधानी बताए, इन्हीं चारों सावधानी को लिख देना चाहिए कि अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत परिपथ वाले पेंचों को अच्छी तरीके से कस देना चाहिए। वोल्टमीटर का धनात्मक सिरा ज्यादा विभव एवं ऋणात्मक सिरा कम विभव से जुड़ा होना चाहिए। जब पठन नहीं लेना है तो दाब कुंजी को हटा लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही चारों पांचों सावधानी जो है वह ओम के नियम में भी लागू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से एक एक बात को समझ गए होंगे।
आपके फिजिक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है ओम का नियम, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है अगला कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है। संयोजन का मतलब समझिए कि आखिर यह संयोजन का मतलब क्या होता है। तो संयोजन का मतलब होता है कि व्यवस्थित करना। तो कोई भी परिपथ में हम लोग प्रतिरोध को क्यों व्यवस्थित करते हैं इसके बारे में पूछा जाता है, और प्रतिरोध को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग प्रतिरोध को क्यों लगाते हैं, प्रतिरोध का फिगर आप लोग देखे होंगे, चाहे अपने निजी जीवन में भी आप लोग प्रतिरोध को देखे होंगे। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान होता है उसमें प्रतिरोध लगा होता है। अपने यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग प्रतिरोध को देख रहे होंगे, जिसको आप लोग डायोड भी बोलते होंगे। ठीक है, मार्केट में 1 रुपये 2 रुपये में यह डायोड मिल जाता है। तो यदि आप लोग ITI करिएगा ना तो वहाँ पर आपको यह बहुत मात्रा में देखने के लिए मिलेगा, इसका उपयोग भी आपको बताया जाएगा। लेकिन जो यह डायोड होता है इसी को एक्चुअल में हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे और देखकर आपको लगा होगा कि यह तो हम देखे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह जो डायोड होता है ना इसी को प्रतिरोध बोला जाता है। तो प्रतिरोध को हम लोग क्यों लगाते हैं, क्यों हम लोग प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान घटाने या बढ़ाने के लिए ही हम लोग परिपथ में प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। जैसे यदि हम लोग प्रतिरोध लगा देंगे तो विद्युत धारा का मान घट जाएगा, यदि हम लोग प्रतिरोध हटा लेंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध का मुख्य रूप से उपयोग यही होता है कि धारा का मान बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए। और जो यह प्रतिरोध होता है इसको 2 तरह से हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 ही प्रकार से प्रतिरोध को लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, और जब प्रतिरोध का मान घटाना है तो समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अब देखिए जब बढ़ाना होता है तो हम लोग श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कोई विद्युत परिपथ है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, यह कोई विद्युत परिपथ है, इसमें हम लोग 2 प्रतिरोध लगा रहे हैं। जैसे एक प्रतिरोध हम लोग यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, और जो दूसरा प्रतिरोध है उसको हम लोग यहाँ पर लगा दिए। अब देख लीजिए, मान लिया कि जो यह प्रतिरोध है यह हो गया 4 ओम का। ठीक है, यह प्रतिरोध 4 ओम का है, और जो यह दूसरा प्रतिरोध है यह है 6 ओम का। तो टोटल कितना हो गया, चूंकि इसी में एक ही तार में यह दोनों अटैच है तो टोटल कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो इस विद्युत परिपथ से जो भी धारा जाएगा उसमें 10 ओम का रुकावट आएगा। ठीक है, इस विद्युत परिपथ से जो भी हम लोग धारा को प्रवाहित करेंगे उसमें 10 ओम का रुकावट आएगा, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ गया। और इसको जो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा और जो दूसरा प्रतिरोध है इसका पहला सिरा अगर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो इसी को हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। इसके बारे में आगे हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आप लोग को हम आगे विस्तार रूप से बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि प्रतिरोधों को हम लोग क्यों संयोजित करते हैं, क्योंकि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान घटाना या बढ़ाना होता है। तो विद्युत धारा का मान घटाने या बढ़ाने के लिए ही परिपथ में प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। और प्रतिरोध को 2 प्रकार से संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, और जब प्रतिरोध का मान घटाना होता है तब हम लोग उसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है। बारी बारी से हम आपको श्रेणी क्रम के बारे में बताएंगे और समांतर क्रम के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन श्रेणी क्रम क्या है आप लोग भी समझ गए होंगे अब तक कि श्रेणी क्रम क्या होता है, और नीचे जो है वह समांतर क्रम की समांतर क्रम क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, इन सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो आज के इस क्लास में हम आपको जितना भी प्रश्न बताए हैं उस सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। हमारे ख्याल से एक भी डाउट नहीं रहा होगा जो कि आपको न समझ में आया हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको हम बताए हैं उस सारे बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, यदि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और जितना अधिक से अधिक स्टूडेंट को हो सके इस टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आपका यह फैमिली है, आपका यह परिवार है, और इस परिवार के
के साथ जितने सारे लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इस परिवार आगे की तरफ बढ़ेगा। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट को हो सके आप लोग इस चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। चाहे वह आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपका बहन हो, कोई भी हो, उसे आप लोग टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आपका बोर्ड की तैयारी बेहतर हो सके। इस वजह से आप लोग जितने सारे स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं इस टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जोड़िए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे ताकि आगे के प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो कुछ भी छूटा हुआ है उसे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।